गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा के सभी असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स के द्वारा आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर लेक्चर्स व रीडिंग मटेरियल भेजा जा रहा है। आशा है आप सभी अध्ययन कर लाभान्वित हो रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने वस्त्र विज्ञान एवं परिधान यानी टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में टेक्सटाइल टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, यानी टेक्सटाइल टर्म्स क्या क्या होती हैं और विभिन्न परिभाषाएं टेक्सटाइल से रिलेटेड, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ी। इसके साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स यानी वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण में हमने वानस्पतिक रेशे यानी वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। आज हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्रोटीन फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्राणिज रेशों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो रेशे जो हमें प्राणियों से मिलते हैं, यानी इन्हें हम जांतव रेशे भी कहते हैं। इन सभी के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इन्हें प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स भी कहा जाता है। प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो ऊन यानी कि वूल, जो कि हमें हेयर से प्राप्त होती है डिफरेंट एनिमल्स के, और दूसरा सिल्क जो हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। जानवरों और कीड़ों से प्राप्त होने वाले रेशों को ही जांतव रेशे या प्राणिज रेशे कहते हैं। रेशम के रेशे रेशम के कीड़े से प्राप्त होते हैं, जबकि ऊन के रेशे भेड़, बकरी, ऊंट आदि जानवरों के बालों से प्राप्त होते हैं। सब रेशम को सभी वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि रेशम के जो वस्त्र होते हैं वो अलौकिक सुंदरता और उत्कृष्टता के धनी होते हैं। जांतव रेशों में सबसे पहले हम ऊन को देखेंगे, ऊन के बारे में पढ़ेंगे। ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु खरगोश, बकरी, ऊंट, घोड़े और कुछ विशेष जाति के जानवरों से भी बर्फीले प्रदेशों में जो पाए जाते हैं उनसे भी ऊन प्राप्त की जा सकती है। मैरिनो जाति की भेड़ से सर्वश्रेष्ठ प्रकार की ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन की श्रेणी और उत्तमता भेड़ की जाति, पोषण और शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त बाल पर भी निर्भर करता है। जैसे कि बच्चों, जो ऊन भेड़ के कंधों से लेकर के पेट के भाग से प्राप्त होती है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो ऊन नेक से लेकर के और पेट तक प्राप्त की जाती है उसके अंदर लंबे रेशे होते हैं, और इसीलिए इसे उत्तम श्रेणी की ऊन कहा जाता है, और ये काफ़ी महंगी भी होती है। दूसरे प्रकार में जैसे कि पीठ, पैरों और शरीर के अन्य भागों से निम्न श्रेणी का ऊन प्राप्त होता है, क्योंकि ऊन जब भेड़ बैठती है तो बैली के पास ज़्यादा गंदगी भी होती है, दूसरा छोटे रेशे भी उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार की जो ऊन होती है वो निम्न श्रेणी की ऊन के कैटेगरी में आती है। वूल एंड हेयर फाइबर्स आर द नेचुरल हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स एंड आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। क्योंकि ये एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होती है वूल हमें, इसीलिए प्रोटीन के रिच सोर्सेज होते हैं। और जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। अमीनो एसिड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है। चीफ वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ यानी कि मुख्य देश जो कि ऊन का उत्पादन करते हैं वो हैं यूके यानी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स। भेड़ों की कुछ प्रजातियां जिनसे कि ऊन प्राप्त होती है उनमें प्रमुख हैं अंगोरा, जो कि काफ़ी महंगी वूल होती है, कैश्मीर, ये ऊन भी काफ़ी गर्म होती है। इसके अलावा लामा, एलापाका, आप देख सकते हैं विभिन्न तस्वीरें आपके लिए इंटरनेट से ली हैं मैंने। इन सभी से हमें ऊन प्राप्त होती है। वूल के बाद दूसरा जांतव रेशा है रेशम। रेशम का रेशा अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में महाराजाओं, महारानियों एवं सामंतों के वस्त्र रेशम के होते थे। रेशम के रेशे सुंदर, चमकीले, कोमल, लंबे, अति सूक्ष्म, मुलायम और मजबूत होते हैं। सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है
क्योंकि ये हमें एनिमल्स से मिलता है। सिल्क को क्वीन ऑफ फाइबर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा अपन ने डिस्कस किया, ये बहुत, इसके वस्त्र बने हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। वैसे तो कई तरह के सिल्क वॉर्म्स से सिल्क मिलता है, कई तरह के रेशम के कीड़े होते हैं जो कि रेशम को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम क्वालिटी का सिल्क बॉम्बैक्स मोराई के द्वारा प्राप्त होता है हमारे को। और ये मलबेरी लीव्स यानी कि शहतूत की पत्तियों के ऊपर ये ग्रो करते हैं। सिल्क के प्रोडक्शन को सेरीकल्चर कहा जाता है, और जितने भी फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, उनमें सबसे मजबूत धागा सिल्क का ही होता है। सिल्क का कीड़ा अपने मुख के पास अति महीन छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनसे एक लार यानी सलाइवा जैसा पदार्थ स्रावित करता है। इस लार रूपी स्रावित पदार्थ को कीड़े अपने चारों तरफ लपेटते जाते हैं। जब ये लार वातावरण के संपर्क में आती है तो यह कोकून कहलाती है, क्योंकि यह उस समय ये लार सूख जाती है, और रेशे प्राप्त करने के लिए कोकून को फिर खौलते हुए पानी के अंदर यानी कि गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है, और जो भी धागा है वो निकाल लिया जाता है और रील में लपेट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कोकून में जो रेशम का कीड़ा होता है वह अंदर ही मर जाता है। अगर हम सिल्क का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले सिल्क चाइना से प्रोड्यूस हुआ था, और इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है सिल्क का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन द सेंस कि बहुत पहले एक बार चाइनीज़ एम्परर था, जो राजा था चाइना का, हिजी लिंग शी, और हुआंग टी, उसकी वाइफ हिजी लिंग शी ने सबसे पहले सिल्क को डिस्कवर किया था। लेकिन सिल्क की डिस्कवरी के कई सालों बाद भी उन्होंने इसे छुपाए रखा। 30 सेंचुरीज़ तक उन्होंने पूरे वर्ल्ड से इसे छिपाए रखा। और लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो सेरीकल्चर है, यानी कि रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त करने का जो कल्चर है, ये एशिया और यूरोप के अंदर धीरे धीरे ये फैलने लगा, और उसके बाद सभी लोग जो है वो सिल्क का प्रयोग करने लगे। एनिमल और प्लांट फाइबर्स के बाद में तीसरे आते हैं मिनरल फाइबर्स, यानी कि खनिज रेशे। खनिज रेशों के अंतर्गत 3 तरह के रेशे आते हैं, जिसमें मुख्यतः है गोल्ड, सिल्वर और एस्बेस्टस। सबसे पहले हम करेंगे गोल्ड यानी सोने के रेशे। सोने के जो रेशे होते हैं, ये इनसे सजे हुए वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं। इनसे निर्मित वस्त्रों का उपयोग भी सीमित ही है, लेकिन शादी, विवाह, पार्टी और अन्य अवसरों पर इससे बने वस्त्र पहने जाते हैं। सोने के तारों से जड़े वस्त्र अत्यंत सुंदर, अलौकिक एवं आकर्षक लगते हैं, परंतु एक तो इनमें लटकनशीलता का अभाव होता है, और दूसरी बात ये कि यह सही प्रकार से ड्रेप नहीं हो पाते हैं। ये वस्त्र ऐश्वर्य एवं वैभव का प्रतीक होते हैं। सोने और चांदी के वस्त्र महंगे होने के कारण अब इनका उपयोग धीरे धीरे कम होने लग गया है, और इनके स्थान पर आर्टिफिशियल फाइबर्स आ गए हैं। सोने से निर्मित वस्त्र ये हैं आपके सामने। इसमें सोने के धागे का इस्तेमाल किया गया है। ये ड्रेसेस जनरली शादी, वेडिंग, इनमें काम में ली जाती हैं। चांदी के रेशे सफ़ेद रंग के होते हैं। इन्हें खदानों से निकालकर पहले शुद्ध किया जाता है, तत्पश्चात इन्हें गर्म कर पिघलाकर पतली बारीक तार के रूप में खींचकर वांछित लंबाई के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। धातु होने के कारण इनसे बने वस्त्र काफ़ी भारी होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही इनमें लटकनशीलता का सख्त अभाव होता है। चांदी के तारों से वस्त्रों को काफ़ी सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है, लेकिन चांदी के वस्त्र कुछ ही दिनों में काले पड़ जाते हैं, इसलिए इनकी धुलाई एवं रख रखाव काफ़ी कठिन होता है। मिनरल फाइबर्स के अंतर्गत तीसरा रेशा आता है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास के रेशे सिलिका और ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और सिलिका से मिलकर के बने हुए होते हैं। साथ में इनमें कैल्शियम, बोरोन और मैग्नीशियम भी होता है। ये काफ़ी उच्च ताप पर मेल्ट होते हैं, यानी पिघलते हैं, और एक ट्रांसपेरेंट लेयर बना लेते हैं। फाइबर ग्लास का रेशा ग्लास से ही तैयार किया जाता है।
इसमें कांच को पिघलाकर स्पिनरेट के महीन छिद्रों से गुजारा जाता है, जिससे महीन तार के सदृश रेशे निकलते हैं। इसके बाद विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धागे बनाए जाते हैं। इनके रेशे आकार में गोल, चिकने, अर्धपारदर्शक, अत्यंत मजबूत एवं लचीले होते हैं। आप देख सकते हैं ग्लास फाइबर के जो रेशे हैं ये दांतों के ट्रीटमेंट में भी काम आते हैं। ये रेशे अज्वलनशील होते हैं, इसलिए इनका उपयोग अग्नि अवरोधक परिधान, पर्दे, मेजपोश आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। इनसे उद्योग एवं डाक थैला बनाने का भी काम किया जाता है, क्योंकि जब भी आग लग जाती है तो थैले नहीं जल पाते और इस तरह से जो डाक है वो सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइबर्स, लास्ट मिनरल फाइबर्स होते हैं एस्बेस्टस। इनमें मैग्नीशियम सिलिकेट के हाइड्रेट्स होते हैं। ये रॉक फाइबर्स होते हैं, यानी कि इन्हें चट्टानों से निकाला जाता है और ये वाइट, येलो और ग्रीन कलर के होते हैं। एस्बेस्टस के रेशे मुख्यतः दक्षिण अमेरिका, कनाडा और इटली में स्थित विभिन्न चट्टानों से बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इनके चट्टानों से रेशे निकाले जाते हैं। ये रेशे महीन, कोमल, श्वेत, लंबे, लचीले और मजबूत होते हैं। प्रायः प्लाई सूत यानी प्लाई यार्न से निर्माण होता है इनका। एस्बेस्टस के जो धागे होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और जब भी हीट इनको दी जाती है तो इसका हीट का इफ़ेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ता है। यानी कि ये जो रेशे होते हैं ये आग से नहीं जलते, नमी का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही अम्लों का ही कोई प्रभाव पड़ता है। अतः एस्बेस्टस के धागे अज्वलनशील होते हैं, यानी कि इन्फ्लामेबल होते हैं, यानी कि आग लगने पर भी ये जलते नहीं हैं। और ये अम्ल अवरोधक होते हैं, नमी अवरोधक होते हैं और जंग अवरोधक होते हैं। इसलिए इनका यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ इनका काफ़ी अधिक है। ये बैक्टीरियल फिल्टर्स की तरह भी इनको काम में लिया जाता है। एस्बेस्टस के इन्हीं विलक्षण गुणों के कारण इनका उपयोग रासायनिक प्रयोगशाला में सर्वाधिक होता है। इनसे एडवांस टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सूट्स बनाए जाते हैं, यानी कि जो भी फायर को बुझाने के लिए जो भी व्यक्ति आते हैं, जब भी कहीं पर आग लग जाती है तो वो एस्बेस्टस के ही कपड़े पहने रहते हैं। तो जो भी अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। उनके वस्त्र से भी एस्बेस्टस के बने होते हैं। इनमें थिएटर कर्टन, ड्रेपरीज, अग्नि अवरोधक परिसज्जा वाले वस्त्र, अज्वलनशील पर्दे आदि बनाए जाते हैं। ये ध्वनि अवरोधक भी होते हैं। फलतः इनका उपयोग बड़े बड़े कल कारखानों में ध्वनि अवशोषक के रूप में भी किया जाता है। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग।